तो हम एक शिक्षक के रूप में छात्र का प्रोत्साहन कैसे कर सकते हैं? एक छात्र को प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं कि आगे जीवन में करना क्या है, कैसे उसको दिशा प्रदान कर सकते हैं? अगर छात्र किसी राह में भटक रहा है, उसे अपने भविष्य का मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि मैंने करना क्या है, कि मैंने आगे बढ़ना क्या है, अगर वो हमसे कुछ पूछते हैं तो हम उसे कैसे बता सकते हैं कि वो किसी मार्ग से भटकते हैं? अगर वो किसी जैसे तो हर छात्र को अभी हम बता सकते हैं जिस क्लास को हम पढ़ाएंगे कि करना क्या है आगे जीवन में, क्या भूमिका निभानी है उसने, कि वो कल भविष्य में वो भावी पीढ़ी भविष्य में वो क्या कर सकता है आने वाले भविष्य में, कि उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो करेगा क्या, मतलब कुछ भी, मतलब उसे बनना क्या है, उसे दिशा प्रदान करना कि हाँ वो मतलब इस राह में सही कर सकता है। जैसे हमें बहुत बार जब हम 12वीं तक पढ़ते हैं हमें अपना एम डिसाइड नहीं होता है, तो उसे हम उसका एम बता सकते हैं कि वो उस कला में माहिर है, वो क्या कर सकता है अपने जीवन में। और हम ऐसी बहुत सारी हमारी, अगर हम शिक्षक मतलब अगर माता पिता के बाद जिसका तीसरा स्थान है जीवन में तो वो गुरु है। गुरु से ही एक बच्चा सब कुछ सीखता है। गुरु ही एक बच्चे को सही राह दिखा सकता है कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि बच्चे माता पिता से जब वो विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो गुरु ही उसको सही राह दिखाते हैं। और वो एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे माता पिता से ज़्यादा अपने गुरु की बातें मानते हैं कि हाँ अगर गुरु जी ने ये बताया है तो वो ही सही है, कि जीवन में वही करना चाहिए। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि हम कभी भी किसी भी बच्चे को सही राह दिखाएं, सही बात बताएं। कभी भी मतलब हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि हम हमेशा उसे सही राह दिखाएं, अच्छी चीजें सिखाएं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, तिलक, जय माता दी, प्रणाम। आज एक नई वीडियो के साथ आज हमारे साप्ताहिक चौथा दिन है। परिवार द्वारा जो भी हमें मूल्य दिए गए हैं वे हमारी अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। ये सांस्कृतिक मूल्य हमारे धरोहर के रूप में होते हैं। इन मूल्यों को हम आगे ले जाकर पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरित करते हैं और यह पीढ़ी हमारी संस्कृति राष्ट्रीयता को हमेशा संजोए रखती है। हमारे भारत की जो संस्कृति है वह भी सर्वधर्म समभाव की है और हर विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि विलेज, परिवार, ये सब जुड़कर ही हमारी राष्ट्रीयता को निर्धारित करते हैं। थैंक यू। सभी लोग यहाँ पे मौजूद। दीपक गया टॉपिक है यहाँ अरुण कुमार मेरा टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा के लाभ। टॉपिक है जैसे कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा आजकल व्यावसायिक तौर पर ज़्यादा देखी जाती है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि बच्चे अधिकतर शिक्षा को व्यावसायिक तौर पर ही देखते हैं और उस हिसाब से अगर कोई दूरस्थ शिक्षा लेना चाहता है तो आज के तौर पर उसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है। लोग जो रेगुलर शिक्षा है, रेगुलर तौर पर ली जाती शिक्षा है, उसे कम ही देखते हैं, क्योंकि आजकल हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है और तैयारी के लिए भी बहुत 2-3 साल लगते ही हैं हर एक फील्ड में, और सरकारी पद भी कम ही आते हैं क्योंकि बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी है। तो उस हिसाब से दूरस्थ शिक्षा काफी लाभदायक ही सिद्ध हो रही है, लेकिन इसमें नुकसान भी है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं बीएड हम जो रेगुलर नोट पर कर रहे हैं और जो प्राइवेट नोट पर करते हैं उनको वो चीज सीखने को नहीं मिलती है जो हमें यहाँ सीखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से इसके लाभ भी हैं अपने तरीके से और इसके हानियां भी हैं। तो ये दो अरुण कुमार। जैसे आप सबको पता है आज का युग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज एआई आ चुका है
ऐसी इनको डिजिटल चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ा सकते हैं, जिससे उनका जो इंटरेस्ट है वो इन चीज़ों में बढ़ता है पढ़ाई को लेकर के। और पहले से सिर्फ ये होता था कि सिर्फ टीचर आगे से पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स को समझ में आया नहीं आया सिर्फ वो एक बार बताते थे, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। बेसिकली पीपीटी वगैरह, एआई और बहुत सारी चीज़ें इतना ज़्यादा डेवलप हो गए जिससे कि टीचर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए और उनको समझाने के लिए। और सिर्फ एक ही चीज़ ना होकर कि व्याख्यान से एक ही चीज़ न होकर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स वगैरह, जिसके बाद वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। जो हमारे जो देश है भारत देश, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना हमारे तकनीकी और विश्व स्तर पर हम कितना हमारा विकास हुआ है, इस हिसाब से हम वगैरह हो गए या फिर जो आपके प्रैक्टिकल्स हो गए, डेमो हो गए, जिसके थ्रू हम बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई टीचर जैसे अगर कोई बिना टीएलएम के पढ़ाता है आपको, तो मुझे आप अच्छे से आप सीख नहीं पाते हैं। टीएलएम के थ्रू भी कुछ मॉडल्स होता है, उसके थ्रू हम आपको एक रियल बेस्ड एग्जाम्पल से सिखाते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इससे जो होता है आपको ज़्यादा आप उस चीज़ को समझ पाते हैं। पारिवारिक समारोहों का संस्कृति के संरक्षण एवं हस्तांतरण में ही होता है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन इसमें मैं क्योंकि 2 मिनट का समय बोला है नहीं बोलूँगी। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होती है और सबसे पहली ऐतिक इकाई होती है, ठीक है। इसमें बच्चा पहले समाज से जुड़ना सीखता है। इसमें जो भी समाज आगे हमारा बनेगा उसकी आधारशिला हमारा परिवार प्राप्त होती है। इधर तो अलग ही आ गया सब। हम अपने स्कूलों में देखते थे, हमने इंटर्नशिप की थी, तो कोई बच्चे जो होते हैं वो खेल में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन पढ़ाई में उतने नहीं हो पाते हैं। तो हम उनके अंदर उनकी कमियां नहीं देखनी, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं हमें वो चेहरे देखनी है। और ये क्रिएटिविटी आती है, तो उन्हें किसी से कंपेयर नहीं करना है। सबसे पहले हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें हर तरीके से उन्हें आगे बढ़ाना है कि हम उनकी तरफ से कैसे उनको हम क्रिएटिव बना सकते हैं। कोई बच्चे होते हैं जो भीतर ही अच्छे होते हैं, उनको जो मीडिया है उन सब में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो ब्लॉगिंग जैसे आजकल देख रहे हैं कोविड के बाद बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो हर तरीके से उनमें कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव के अंदर कैसे कैसे वो क्रिएटिव हो सकते हैं, कैसे उनमें अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो यही चीज़ आप उन्हें बढ़ावा उनको दे सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि आजकल एआई का बहुत आ गया है, तो बच्चे जो है एआई के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और टीचर जो है, चाहे अच्छी बातें हो बुरी बातें हो, हमारा समाज हमारे लोगों को कैसे देखना है के अंतर्गत ही पढ़ाता है। सबसे पहले पाठ होना में वो इसमें 3 चरण होते हैं। एक तो कक्षा से बाहर वो अपने उद्देश्य निर्धारित करके जाता है। एंड माय टॉपिक है मूल्यों के विकास में शिक्षक के व्यक्तित्व की सार्थकता। तो अगर हम बात करें मूल्यों की, तो बच्चे जो होते हैं वो शिक्षक से ही सीखते हैं। पूरी होती है, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और सब जिस तरह से हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे आयाम पाए जाते हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जब भी हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो गुरुकुल पद्धति आती है। गुरुकुल पद्धति में क्या अभी चंद्रशेखर सर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए गुण किस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, यानी कि तरीका। तो मूल्य आधारित शिक्षा का मतलब है कि आप किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपको एक औपचारिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है, यानी कि सीधे तौर पर आप कहीं पर बैठे नहीं हैं, बंधे हुए नहीं हैं, तो यानी कि आप अपने तरीके की शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन आपको किस प्रकार से ग्रहण करेंगे वो आपके मूल्यों पर निर्भर करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये काम नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ये आपके मूल्य खुद होंगे। आप किस प्रकार से सोचते हैं कि मुझे काम करना है या नहीं करना है, तो यही मूल्य आधारित शिक्षा है। गीतांजलि
कहानियाँ सुनते हैं और अंग होता है किसी व्यक्ति के जीवन का। सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को बनाने का, उसको अच्छा आचार देने का। और मेरा विषय है भारतीय संविधान। तो हमारा विषय है, मेरा विषय है भारतीय संविधान। मूर्ति जो है वो हमारे टॉपिक है, हर किसी का अपना एक आइडियल होता है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे आदर्श नेता एज सच बहुत, मैं प्रेज तो किसी को नहीं करती हूँ, लेकिन अब मिल गया टॉपिक ऐसा, तो मुझे जो पसंद थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे देश के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मैं बात करूं तो उनके ही नाम पर है। मेरा टॉपिक है विद्यार्थियों का छात्र राजनीति में प्रतिभाग, इसके लाभ और हानियाँ। मेरा विचार है कि विद्यार्थियों को छात्र राजनीति में भाग लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसे शिक्षक उन्हें हर एक क्षेत्र में प्रतिभाग करना बहुत आवश्यक है। उनकी स्किल डेवलपमेंट में वो चीज़ बहुत जरूरी है, और वो समाज का एक अभिन्न अंग होते हैं, तो उन्हें हर चीज़ में निपुण होना आवश्यक होता है। इसका लाभ ये है कि एक तो उनका हर एक बच्चे में अलग अलग स्किल होती है। किसी को बोलने में इंटरेस्ट होता है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, तो उन्हें हर एक चीज़ में अपने आप को आगे रखना चाहिए। इससे वो लाभ होगा कि उनके अंदर जो स्किल है, एक तो उन्हें पता चलेगी कि उनकी स्ट्रेंथ ये चीज़ है। One thing that comes to our mind when we talk about caste system is discrimination, and I think जो हमारे इंडियन तो मेरी सहपाठी और परम मित्र कार्तिक मिश्रा अपने विचार प्रस्तुत करते हुए शिक्षा एवं नवीन तकनीकी माध्यमों के उपयोग की चुनौतियाँ। तो आज हम शिक्षा में बहुत सारे नवाचारों का उपयोग करते हैं, जैसे AI के माध्यम से भी, जैसे अभी हम पढ़ते हैं AI के माध्यम से जब हमको कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम उसको आज जैसे ChatGPT में खोजने की कोशिश करते हैं, या अभी जैसे यहाँ पर डिजिटल स्कूल इसके माध्यम से PPT के माध्यम से पढ़ते हैं। तो अब लगभग बहुत सारी जगहों में इसका उपयोग हो रहा है। फिर भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत में अभी भी अधिकांश हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्रों का है। वहाँ के छात्रों मतलब उस स्तर तक अभी तक इन चीज़ों की बहुत उतने अच्छे स्तर से नहीं है। तो प्रोत्साहित करने में शिक्षक की भूमिका। अंतरजातीय विवाहों में हमारी सब जगह फैली थी, ठीक है। तो सबसे पहले समूह का अभाव, अब इसका मतलब ये जो भी है मेरा परिसर। तो मैं इस टॉपिक पे कहना चाहूँगा कि तो सर अपने विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करते हुए यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा और जो हमारा अपना परिसर है। चयन के बीच असमानता। तो जो विषय होती है जैसे कि एडिशनल एजुकेशन। गांधी जी के बारे में मेरे उसमें आया है। तो गांधी जी 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। गांधी लेकिन अभी मैंने लास्ट टाइम पे गोदान पुस्तक पढ़ी थी, तो उसमें यह बताया जाता है कि जो भारत में कितनी सारी प्रथाएं चलती हैं, कैसे एक वर्ग को बिल्कुल ही पछाड़ दिया जाता है। जैसे कि उसमें एक एवं आर्थिक महत्व। तो इसमें बेसिकली जैसे विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास। सीनियर सर अपने तो हम विचार सभी जानते हैं कि रखते पढ़ाई के हुए साथ साथ खेल और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं किसी भी पाठ्यक्रम का। उससे किसी भी छात्र का आप कह सकते हैं कि मल्टी डायरेक्शनल विकास होता है, और उससे आप हर छात्र की खूबियाँ किशोरावस्था में स्वच्छता, एडोलेसेंस में
इट्स लाइक स्वच्छता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इट्स लाइक सैनिटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सैनिटाइज नहीं है, अगर आप अपनी सराउंडिंग्स को सैनिटाइज नहीं रखते हो तो फिर आपको बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स भी हो सकते हैं। प्लस आपकी सराउंडिंग्स अगर खराब है तो वैसे भी आप ओवर बिहेवियर एंड ओवर बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर जो हमें साफ साफ औरों को दिखते हैं वो होते हैं ओवर बिहेवियर। और वो सब चीज़ें जो हम खुद के बारे में सोचते हैं, हमारे माइंड में विचार प्रस्तुत करते हुए वो होती है ओवर बिहेवियर। अब बात करते हैं बिहेवियर कैसे आपको दिखाता है, क्या आप हैं, कैसा आप सोचते हैं, ये सब चीज़ें दिखती हैं। उत्थान में परिवार की भूमिका, अगर महिलाओं की देखा जाए तो हमारे देश में और इस दुनिया में भी महिलाओं को काफ़ी पिछाड़ा गया है, पीछे रही है महिलाएं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अभी जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है, देश काल परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं, वैसे ही महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्थान कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो प्ले करता है वो है हमारा परिवार। जैसे मैं उसके परिवार की बात करूँ तो अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी। मैं एक बहुत छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर महिला मतलब कि मुझसे ज़्यादा वहाँ पे एजुकेटेड कोई भी नहीं है। अभी इस टाइम पे कोई भी इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वहाँ पर। तो मेरे फादर, मेरी मदर उन्होंने ये डिसाइड करा कि उस गाँव से निकल के हमको कहीं बाहर जाना है, शहर में जाना है और अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन देनी है कि मैं खुद भी वो एग्जाम्पल सेट हो पाऊँ लोगों के लिए। जैसे कि अभी देखा जाए तो मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं शादी के लिए, लेकिन मेरे परिवार वाले मेरे लिए खड़े हैं, स्टैंड ले रहे हैं। वो मेरे परिवार की भूमिका है कि वो स्टैंड ले रहे हैं और मेरा उत्थान कर रहे हैं ताकि मैं कुछ बन पाऊँ, आगे कुछ कर पाऊँ। तो इसलिए परिवार काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी चीज़ के लिए। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं कि काफ़ी एजुकेटेड होते हैं बट अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। ऐसा बोला जाता है जैसे कि आजकल के टाइम पे ऐसा है कि महिलाएं बढ़ तो रही हैं बट परिवार में ऐसा है कि मैंने एक नोट पढ़ा था कि क्या मानसिकता रही होगी उस बेटी की जिसको रोटी कमाने से पहले रोटी पका के जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे दिल को छू गया था क्योंकि ऐसा हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। मेरा टॉपिक है त्योहार सामाजिक सद्भाव के संदेश वाहक। तो हम जो भी त्योहार मनाते हैं उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। हम जो त्योहार मनाते हैं वो सामाजिक सद्भाव के लिए एक संदेश होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो काफ़ी हमें सीखने को मिलता है। जैसे हम अपने त्योहार ले लें, हम अपने उत्तराखंड के त्योहार ले लें हरेला। अगर जैसे हम हरेला मनाते हैं तो वो हमें एक सामाजिक शिक्षा प्रदान करता है हरियाली के प्रति। जैसे हमने कल ही देखा था कि हमने पर्यावरण के बारे में नॉलेज ली थी, तो हम उस त्योहार को अगर मनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए वृक्षारोपण कितना आवश्यक है, पेड़ पौधे हमारे लिए कितना आवश्यक है। ऐसे ही हमारे अन्य काफ़ी सारे त्योहार हैं, जैसे हम होली ले लें, दिवाली ले लें, ये भी समाज में एक संदेश देता है। होली हम जब मनाते हैं तो हम गांव घरों में जाते हैं, गांव घरों के लोगों से हमें जुड़ने का मौका मिलता है, समाज के लोगों को जानने का मौका मिलता है और काफ़ी सारे उसमें हम अपने ऐसे पहाड़ी गाने और लोकगीत प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम समझते हैं। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। थैंक यू। मनीषा लिस्ट थर्ड से अच्छे बुरे में उनको अंतर करना, कैसे उनको अच्छाई बुराई के बारे में बताना, कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, ये मैं है और मेरा टॉपिक है समायोजन। तो समायोजन यानी कि हम अपने कोई भी व्यक्ति अपने आसपास लोगों से, समाज से, अपने परिवार के सदस्यों से कैसे समायोजन करता है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने व्यवहार को, खुद को कैसे दूसरों के साथ समायोजित करते हैं और हमें हर परिस्थिति में समायोजित होना चाहिए, जिसके लिए हमें खुद पे आत्मविश्वास भी होना ज़रूरी है और हमें दूसरों के बारे में जानना भी ज़रूरी है और दूसरों के विचारों को हमें समझना। और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक इंसान बुरा है, एक समाज बुरा है, एक संस्कृति बुरी है या कोई वर्ग, कोई जाति बुरी है, क्योंकि सबके अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो हमें अगर मौका मिले किसी अन्य समाज से, किसी वर्ग से, किसी समूह में जाने से, तो हमें समायोजन करना आना चाहिए। हमें ये चीज़ें जाननी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि जैसे जिस तरह से हमारी संस्कृति में मेरे ये गुण विशेष है, मेरे समूह के, मेरे परिवार के ये गुण विशेष है, उसी तरह
व्यक्ति के, उस वर्ग के भी कुछ अलग अलग मान्यताएं होंगी, उनके अपने अपने विचार होंगे। तो हर किसी का अपना इंडिविजुअल या फिर सामूहिक दृष्टिकोण होता है। तो हमें सभी दृष्टिकोणों का, सभी विचारों का सम्मान करना चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्ति को या सामूहिक रूप से सबको समायोजन करने में बहुत सरलता मिलती है। और समायोजन के अगर हम कहीं भी खुद को समायोजित कर लेते हैं तो हमें भी किसी चीज़ की ज़्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि लोग, अगर हम समायोजन करना सीख जाएंगे तो लोग भी हमारी मदद करेंगे। अगर हम सामूहिक रूप से समायोजन कर रहे हैं तो अगला समूह भी हमारे समूह की रिस्पेक्ट करेगा, हमें सहयोग देगा। धन्यवाद। तो ये लीडर भी थे हमारे, तो इनके बारे में बोलना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वैसे तो हम क्या कोई भी तो पर्सनली नहीं जानता है, लेकिन हमने इनके बारे में सुना हुआ है। तो मैं इनके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि हमारे देश के बहुत महान बड़ा रोल उसका समाजी, जैसे कि हमारा फर्स्ट पेपर है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वो समाज प्ले करता है। तो समाजीकरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम बीएड फर्स्ट डे हमारा ओरिएंटेशन के टाइम पे हमको बताया गया था कि हम लोगों को सामाजिक होना है किसी ना किसी तरह से। हम लोग आइसोलेटेड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर हम आइसोलेटेड रहेंगे और हमारे खुद के अंदर सोशलाइजेशन नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम्स ही नहीं पता चलेंगी समाज की। जब हम समाज में जाएंगे नहीं तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे कैसे, और अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं तो हम उनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे एज अ टीचर। तो मुझे लगता है कि सामाजिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक शिक्षक के रूप में कल की डेट पे हम जब टीचर्स बन जाएंगे, हम लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में रादर देन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब नहीं लगेंगे, बल्कि जो हमारा करिकुलम है उसको इस तरह से डिज़ाइन करें जैसे कि हमने अभी कम्युनिटी वर्कशॉप किया। ये भी एक काइंड ऑफ सोशलाइजेशन है। बट जब हम स्कूल लेवल त्योहार आते हैं तो सबके पहनावा अलग अलग, जैसे राजस्थानी लोग अलग पहनावा करते हैं, कुमाऊनी अलग, गढ़वाली अलग। तो क्या होता है, इससे जो हमारा व्यक्तित्व है उसकी पहचान होती है। अगर इसके अलावा बात करें हम अपने पर्सनल उसमें, तो जैसे हम हैं अभी हमारे हम बीएड के ट्रेनिंग है, तो हम क्या है हमारे ड्रेस कोड है, तो हमें बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। इसी तरह अलग जैसे ड्रेस कोड नहीं है, वहाँ उसकी ऐसे उनके ड्रेस से देख के उनकी पहचान नहीं होती। लेकिन लैंगिक असमानता में परिवार की भूमिका, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो आज के ज़माने में तो वैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम हो गया है पहले, क्योंकि आजकल सब शिक्षित हो गए, लेकिन फिर भी शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं रहा है। आज भी कई जगह देखने को मिलती है जहाँ लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। माता पिता की सोच होती है कि लड़का घर का चिराग होता है, इसने कल को हमें देखना है। लेकिन ऐसे भी कितने परिवार है जहाँ उनका मानना है कि कोई अगर बेटी भी होगी तो बेटी का भी सेम रोल है जैसे कि बेटे का रोल है। आज हर माँ बाप अपनी बेटी को भी उतना ही वेल एजुकेटेड बनाता है जितना लड़के को बनाता है, जितना अपना बेटे पर फोकस कर रहा है। और आज मतलब पहले से ये होता था कि बेटी की छोटी एज में शादी करा दी जाती थी और लड़की को खूब पढ़ाया जाता था कि इसका दहेज मिलेगा और लड़की का भर भर के दहेज देना है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। आज सब शिक्षित है और हमें खुद देख लो यहाँ बीएड डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा लड़कियां ही पढ़ने आ रही हैं। तो ठीक हो गया। जो दहेज प्रथा है ये काफ़ी गलत है और अब काफ़ी हद तक इसमें रोक भी लग चुकी है। काफ़ी सारे इसमें नियम बनाए गए हैं कि इसलिए गलत चीज़ है। तो हमारी सीनियर मैम दहेज को हम गिफ्ट्स के नाम से जानते हैं कि हम कहते हैं दहेज नहीं दे रहे, हम गिफ्ट दे रहे हैं बेटी को, लेकिन वो एक तरीके से दहेज ही है। आपको क्यों देना है किसी को गिफ्ट? सबसे पहले आप अपनी बेटी दे रहे हो, वही एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मतलब एक बेटी को हम इतने साल पालते हैं, 25-26 साल पालना और उसके बाद किसी को देना, ये काफ़ी मतलब ये काफ़ी बुरी चीज़ है। और हमने इसको बहुत इसके बाद हम ये भी कहते हैं कि अगर दहेज ज़्यादा दिया जाएगा तो बेटी वहाँ खुश रहेगी, क्योंकि वो मतलब आप अपनी बेटी की वैल्यू समान से लगा रहे हैं। आपकी बेटी बहुत कीमती है, वो आप किसी समाज से उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। और ये दहेज देना बहुत गलत है और जो मांग रहा है वो भी बहुत गलत है। थैंक यू।
ड्यूसबेरी। सोशल मीडिया की शैक्षिक विकास में भूमिका। तो हम जैसे कि अभी के टाइम में सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एजुकेशन में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे खुद स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए। तो आजकल सबको बताइए कि जैसे भीषण युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन में। जो रशिया है वो यूक्रेन की जो लैंड है इन्वेड कर रहा है और उसका लैंड है उसको उसमें अंडर करना चाहता है। तो ये एक तरीके से गलत है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें लैंड तो नेहा मिस जैसे एक शिक्षक है वो प्रभाव। तो हम देखते हैं कि तो अभी 12:24 और हमारे डिपार्टमेंट पे आज चतुर्थ दिवस कार्यशाला। तो मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से और हमारे डिपार्टमेंट के आसपास का व्यू कुछ इस तरह का। तो अभी जो है कल की दिवस की थोड़ा विलंब के कारण शेष रही आंसू प्रतियोगिता, मतलब जिसमें एक टॉपिक पर्ची उठा के हमें एक टॉपिक मिलेगा तो उस पर अपने विचार टाइम नेट में प्रस्तुत करने होते हैं। तो वो चल रही है। तो आसपास का व्यू कुछ इस तरह का। SSU की शिक्षा संकाय से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिससे ये होता है कि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि हमें पता भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे वो इतना ज्यादा उनका मेंटली वो इतना ज्यादा प्रिपेयर्ड थे कि उन्हें बाहरी आवरणों और बाकी जब माया से उनका वो नहीं था। तो वो लोगों ने उस हिसाब से उन ग्रंथों को ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स की ये सब चीजों में इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि कैसे हमारे जो ग्रंथ हैं वो हम इन सब चीजों को वो कर रहे हैं। अब जैसे देखा जाता है अलग अलग धर्म हैं, उन धर्मों में क्या लिखा हुआ है हमें तो यही नहीं पता है। हम लोग बस आपस में लड़ते जा रहे हैं, आपस में बस भिड़ते जा रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमें उसका यूज क्या करना है और हमें कैसे उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करके बच्चों को सिखाना है। जैसे अगर गुरु की ही हम अगर बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के पूजा जोशी ईयर 3rd से हैं। बेटर हो सके। हम TLM में डिजिटल कोर्स पे यूज कर रहे हैं, तो अब ये करिकुलम भी इस हिसाब से ही हो रहा है। लाइक हमारे जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा कोर्सेज आ रहे हैं, तो ये भी डिसाइड जो करती है वो NCERT करती है। इसके अलग अलग रीजनल सोर्सेज भी हैं। थैंक यू। और उनकी मेहनत को देखते ही है और होटलों में या बाहर का खाना ही हमें पसंद आता है। और जैसे हम लोगों ने अभी सुन किया है कि समाज में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले हमें जो हमें पता है कि जो स्टूडेंट उससे सीखते हैं, जैसा शिक्षक का व्यवहार होगा, जैसा उनका नेचर होगा, कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट उनको फॉलो करता है। जब मेनली हायर एजुकेशन में तो नहीं होता है, लेकिन जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे टीचर को ही फॉलो करते हैं, उनके बिहेवियर को फॉलो करते हैं। शिक्षा का वैश्वीकरण, मुझे लगता है शिक्षा का वैश्वीकरण करने में मेरा जो टॉपिक है मानवीय गुणों का समावेश। जैसे कि हम सभी जानते हैं मानव हर किसी में कोई ना कोई गुण होता है, तो कैसे हम उनका समावेश करें, कैसे हम हर किसी व्यक्ति से कोई भी गुण लें और उनका उपयोग करें अपने जीवन में।
मेरा आज का टॉपिक है विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से कैसे बाहर निकालना। हम टीचर्स हैं, हम सभी की ये पहली ड्यूटी बनती है कि बच्चों को किसी की मानसिक, अगर वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हम सब भी उससे कहीं ना कहीं गुजरते हैं। अभी की टाइम पे मैं भी यहाँ आगे जा रही हूँ, अभी भी मेरे को काफ हुई तो वो कहीं ना कहीं मेरी एंग्जाइटी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज से अपने स्टूडेंट्स को मेरा टॉपिक है दिमागी पकवान। तो जैसे खाने का शौक सभी को होता है और अपना जो हमारे घर का जो पकवान करते हैं जैसे भिंडी की रोटी, भट्टे टुक्के और ऐसे ही छोले दाल, ये सब कुछ। और आजकल हम देख रहे हैं कि इसको जैसे फूड फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी मतलब बाहर के खानों का इसको प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसे ही पहले घर में भी बच्चे थोड़ा सा ऐसा खाना खाने को अपना जो ट्रेडिशनल खाना है वो खाना खाने में थोड़ा झिझकते थे कि हम ये नहीं खाता है करके। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा पहाड़ी खाना है उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा होता है वो। तो संजीव कुमार और अच्छा होगा कि हम इस सबसे दूर रहे और अच्छी आदतों को अपनाएं। थैंक यू। रितिका बीएड फर्स्ट टाइम। मुझे चाहिए मंच, भले एक शब्द बोलूं। देखिए, नारी उत्थान जागरूकता बहुत संवेदनशील होता है, इन मुद्दों पर बात करने से पहले भी आपका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप मानसिक रूप से बहुत सक्षम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आऊँ और ये आकर इसके चार बातें कह रही हूँ, क्योंकि नारी का उत्थान अभी हम ऐसा मानते हैं कि आज हम इसमें काफ़ी हद तक हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय कर दी है। लेकिन हाँ, समाज का एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जहाँ पर अभी भी नारी की स्थिति आप ये कह सकते हैं कि इतने समान स्तर पर अभी भी नहीं पहुँची। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें तो नारी को लेकर समाज का अभी भी वैसा ही तो गुड आफ्टरनून, मेरा टॉपिक है लैंगिक संवेदीकरण में शिक्षक की भूमिका। तो मेरा टॉपिक है वीरेंद्र सहवाग। तो जैसे कि हमको पता है वो एक क्रिकेटर है, हमारे देश के लिए खेलते हैं, हमारे देश में उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे देश का नाम बहुत अच्छा रोशन किया है। तो वैसे तो मैं उनको जानती नहीं हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट देखती हूँ, पर मेरे नाम सुना है कि मंच पर पहुंचते हुए तो उनका स्वागत, अभिनंदन। My name is Youth. Thank you. सुभान नासिर अपनी सीनियर बैठे। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक तो संस्कृत टॉपिक है और एक बड़ा वाइड टॉपिक है जो इंडिया में इसकी है विलुप्त होती ग्रामीण संस्कृति और प्रदेश है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसका पहला रीजन तकनीकी में मतलब विकास और हमारा आधुनिकीकरण है।
हमारी संस्कृति धीरे धीरे हम जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। इसके कुछ लाभ भी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में, जीवन में, राष्ट्र, राज्य या किसी भी परिवेश में अगर किसी शिक्षक का प्रभाव देख रहे हैं तो उस शिक्षक में समस्त योग का प्रभाव होना चाहिए। यानी मनमस्तानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थाना नहीं कर सकती। मन, कर्म और वचन से क्या वो अपने बच्चे में ये बातों का प्रादुर्भाव कर पा रहा है कि वो जैसी परिस्थितियां आए, चाहे दुख, दर्द, संताप, पीड़ा, कोई भी परिस्थितियां आए, उसमें जस्ट आपका वैसे ही रहना वो सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। एक 4 दीवार कमरे के भीतर बच्चे को पढ़ाने भर से हम इस बात को निश्चित नहीं कर सकते हैं कि बच्चा अब इस समाज या राष्ट्र के विकास का परिचय हो पाएगा। इसके लिए हमको उसे ये भी बताना होगा कि ये पूरा आसमान एक छत है, उसको अपने वातावरण परिवेश में जो भी शिक्षा या वो चाहे वो नेचुरली सीख रहा हो या शिक्षक के रूप में या किसी गुरु के से सीख रहा हो, उसमें उसका पूरा प्रादुर्भाव होना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथ में भी गुरु की ये महिमा बताई है कि गुरु कारस्थ बंध कारस्थ रुकार स्थिति उच्यते बंध कारस्थ गुरु कारस्थ बंध कारस्थ रुकार स्थिति उच्यते अंधकारस्थ गुरुकारस्थ बंधकारस्थ रुकार स्तेज उच्चते अंधकार निरोध तो आने गुरु रीति विद्यते। यानी गुरु वो है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की श्लाघाओं की ओर ले जाता है। वो अज्ञान के मार्ग में एक रेजिस्टेंस की तरह, एक प्रतिरोध की तरह कार्य करते हुए अपने बच्चे को अपने शिष्य को एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाता है कि वो अपने आगे आने वाले समाज में कुछ अच्छा कार्य गुजरने की सामर्थ्य अपने स्वयं अपने मन से उसके बाहर निकलने की सामर्थ्य उत्पन्न होगा। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि किताबी शिक्षा से ही किसी बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास हो पाएगा। उसके लिए हमको यह भी निश्चित करना होगा कि बच्चा स्वयं खुद से पढ़ने के लिए आतुर है या नहीं है। उसमें विद्यालय परिवेश में अगर हम मॉर्निंग आपको बताया था क्लैप नहीं करनी है। जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय के परसों यहाँ फर्स्ट हमारे प्रथम कार्यशाला में यहाँ आएंगे। उनका नाम है सतपाल सिंह। मतलब एक शिक्षक या छात्र के रूप में जो हमारा समुदाय होता है, हमारा समाज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा वातावरण बहुत जरूरी होता है। एक बदलते जो भी वातावरण है वो बदलता जा रहा है। इसको बचाने के लिए हम सबसे पहले वायु और जल के संरक्षण को हमें बच्चे को सिखाना होगा। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी नदी हैं, हम धर्म के नाम पर ही नदियों को खराब करते जा रहे हैं। जैसे परसों एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि जो लोग हैं धर्म के नाम पर नदियों में दूध, फल, फ्रूट जो भी सब चढ़ा रहे हैं, वो वहाँ की जो मछलियां हैं। नमस्कार, मेरा टॉपिक है सामाजिक जागरूकता में आधुनिक मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। तो आप जानते होंगे कि सामाजिक जागरूकता जो है वो देश को जो है आधुनिक रूप में जो है आगे ले जा रही है। क्योंकि जो समाज है हमारा, जो दबा हुआ समाज होता है, अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो हम आधुनिक रूप से आगे नहीं जा सकते। और हमारे को जो शिक्षित करने की जो भूमिका निभाई जा रही है वो शिक्षक द्वारा निभाई जा रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम कंप्यूटर, डिजिटल, एआई के टेक्निक माध्यमों का जब हम ज्ञान लेते हैं एक शिक्षक के माध्यम से, तो हम काफी जो है आधुनिक क्षेत्र में आगे चले जाते हैं। क्योंकि हमको पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में किताबों की नॉलेज होती है, और जब हम आधुनिक क्षेत्र में जब कंप्यूटर, एआई, डिजिटल और चैट जीपीटी इनके बारे में जब हम जानते हैं तो हम इससे काफ़ी कुछ तरक्की करते हैं, हम व्यापार करते हैं, अपने जो है ग्रोथ कराते हैं। और अपने जो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे है कोई हमने किताबें लिखनी है, कोई स्लोगन देना है, तो हम उसको देश विदेश तक का जो है आधुनिक तौर पर कंप्यूटर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और जो सोशल मीडिया है वो इसका सबसे बड़ा एक मुख्य केंद्र है। और सोशल मीडिया में आप देखते होंगे जैसे ये कंप्यूटर में जैसे हम डिबेट करते हैं, ऑनलाइन डिबेट, तो हम बाहर के जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ हम अपनी नॉलेज देते हैं और वो हमको अपनी देते हैं। तो उससे हमारे समाज की जो जागरूकता है, जो हमारे अंदर जो दबा हुआ ज्ञान है, जो बंद, जिसको हम बाहर समाज में लाना चाहते हैं, तो हम इसी माध्यम से ला सकते हैं और एक कामयाब
देश का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग के लाभ व हानि और इसकी चुनौतियाँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ औपचारिक स्वागत में आपके तैयार है। दो डिनर का फॉर्मेट बनाना। और सभी मुझे बैठ जाइए। वर्ष पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं मंच पर राजनीति विभागाध्यक्ष महोदय एवं समस्त विद्वान शिक्षकों का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपा जला करती हूँ। मैं विभागाध्यक्ष महोदय एवं हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम्। हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों का धन्यवाद। मैं बीएड प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर से स्वागत करूँगी। आप आए अतिथियों में
डॉक्टर विनीता लाल मैम से अनुरोध है कि ये थैंक यू। अवसर है कि हमारे जैसे हमारे मुख्य अतिथि डायरेक्टर डॉक्टर दीपा जलाल मैम हमारे साथ हैं और वो हमारे बच्चों को अपने अद्भुत ज्ञान से अभिभूत करेंगी, ऐसा मेरा प्रयास है और हमारे बच्चे भी उनसे जरूर ही सीखेंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि बच्चे डेली सीख ही रहे हैं, क्योंकि हमारा एक साप्ताहिक सामुदायिक कार्यशाला का कार्यक्रम है जिसमें नूतन विषय विशेषज्ञ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और जिनके अद्भुत ज्ञान से आप लोग परिचय अपना करा रहे हैं और निसंदेह आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। यही इस कार्यक्रम की सार्थकता भी है कि हम समुदाय में अपने जो रिसोर्स पर्सन है और जो आपके लिए यूजफुल है उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं ताकि आप लोग कुछ हर दिन नया सीखें। और ये आपका सौभाग्य भी है कि आज हमारे देश में दीपा जलाल मैम प्रस्तुत हुई है जिनका लाइफ स्किल पे अच्छा प्रमाण है, जो डाइट में हमारे एक निमंत्रण पे अपने वर्चुअल कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकालती है। तो हमेशा मिलता रहा है। बहुत शॉर्ट टाइम में आधे घंटे पहले मैंने मैम पे एक पोएम लिखने की कोशिश की है, वो आपके सामने रख रही हूँ। डॉक्टर दीपा जलाल मैम, इसका टाइटल है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की आप हैं शान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की आप हैं शान, हर नूतन कार्यक्रम में आप डाल देती हैं जान। हर नूतन कार्यक्रम में आप डाल देती हैं जान। कोई हो जाता है मोहित। 12 वर्ष प्राथमिक और 6 वर्ष माध्यमिक में दी है सेवाएं। 12 वर्ष प्राथमिक और 6 वर्ष माध्यमिक में दी है सेवाएं। रहता प्रयास सदा आपका मिल जाए खूब दुआएं। रहता प्रयास सदा आपका मिल जाए खूब दुआएं। अपने शैक्षणिक कार्यों से खूब है प्रख्यात। अपने शैक्षणिक कार्यों से खूब है प्रख्यात। एमफिल पीएचडी की रखती है आप योग्यता। एमफिल पीएचडी की रखती है आप योग्यता। बीटीसी और बीएड में भी है सक्षमता। बीटीसी और बीएड में भी है सक्षमता। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्रों की प्रस्तुति में दिखाई है कौशलता। शोध पत्रों की प्रस्तुति में दिखाई है कौशलता। बाल सखा और आनंदम में आपको है विशेष प्रवीणता। बाल सखा और आनंदम में है आपको विशेष प्रवीणता। अपने मध्य आपको पाकर सुनने की है हम सबको आतुरता। सुनने की है हम सबको आतुरता। इसी इंतजार के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपके संबोधन के लिए आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि हमारे बच्चे आपसे सारा जान लें और आपको एक रोल मॉडल समझें। इसी तरह बेसिक से हायर तक और इतने बड़े लेवल पे काम करने के लिए आपसे प्रेरणा लें और आपके एक एक शब्द को अपने जीवन में साकार करने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज के आपके वक्तव्य के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूरे शिक्षा संध्या परिवार की तरफ से। आइए बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। अपनी इतनी सुंदर कर पाऊंगी ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और कम से कम मेरे कुछ शब्द हैं आप बच्चों को ज़रूर यहाँ पर प्रेरित करें। तो आदरणीय इस पवित्र शिक्षा के मंदिर में उपस्थित शिक्षा संकाय की डीन और विभाग अध्यक्ष रिजवाना मैम, सौभाग्य की बात है कि हम दोनों एक ही स्कूल एक कॉलेज से पढ़े हैं और मैम सीनियर नहीं है और हमें गर्व होता है कि हम दोनों जीटीआईसी का नाम रोशन करते हैं। लगता है कि हम जीटीआईसी कानपुर के वहाँ के स्टूडेंट हैं और एक जिसको बनाने में मतलब एक व्यक्तित्व को बनाने में एक स्कूल का क्या रोल होता है वो हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और आदरणीय सब लोग जैनजी हो तो अपने हिसाब से जो है डिफाइन करने की
कोशिश करी है कि लाइफ में अगर आपको सफल इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक स्वस्थ इंसान बनना है, स्वस्थता भी तो जरूरी है, तो वो कौन से स्किल है जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। SCRT के थ्रू मुझे काम करने का मौका मिला लाइफ स्किल पर, तो हमारे साथ रूम टू रीड पार्टनरशिप है, हमने लाइफ स्किल पर काम करा था। यहाँ थोड़ा से मैंने उसको जनपद से लीड करा था। इसमें हमने एक टूल बनाया था मिलकर स्कूलों के साथ, जिसमें हमने 58 जो है 58 लाइफ स्किल्स को उस क्वेश्चनर के थ्रू टूल के रूप में भी रखा है। अभी आप देखोगे, कभी आप रिसर्च करना चाहो तो उसमें सोशल इमोशनल वेलबींग पर वो लाइफ स्किल तो हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी। तो वो आप कभी आप सर्च करोगे तो आपको रूम टू रीड के वो टूल के रूप में आपको दिख जाएंगे, कभी आप अगर रिसर्च करना चाहो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़िए सर। आशीष ये हेल्प करके अच्छा आशीष आप कर लो। ये है, देखो ये स्टेज आना चाहिए। एक स्टेटमेंट है, आप 21वीं सदी के टीचर बनने के लिए the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. भूलना क्या होगा? जो पुरानी रूढ़ियां चली आ रही है ना, पुरानी परंपराएं चली आ रही है, जब तक हम उनको नहीं भूलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और फिर से सीखना, लगातार सीखना, जब तक हम ऐसे नहीं होंगे तब तक हम निरक्षर ही कहलाएंगे। ठीक, अगर हम आज वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा को देखें तो शिक्षा क्या है, बिल्कुल फिलोसफी बदल गई है। देखिए, जब आदर्शवाद पढ़ते थे, आदर्शवाद में कल्याणकारी सत्यम शिवम सुंदरम वाली अवधारणा थी, लेकिन आज बिल्कुल चीजें बदल गई हैं। आज तक सत्यम शिवम सुंदरम से काम बिल्कुल नहीं चलता है ना। आज की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अर्थकारी हो। अर्थकारी का मतलब क्या हो? प्रोडक्टिविटी हो, उत्पादक हो, मीनिंगफुल हो, कुछ प्रोडक्शन दे रही हो आपको, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो रोजगारकारी हो, बहुत जरूरी है ना। अगर शिक्षा आपको रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार का मतलब है आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, सक्षम है ना, वो शिक्षा है। शिक्षा वो है जो सम्मानकारी हो, जो आपको क्या दिला रही हो? सम्मान। शिक्षा लेके अगर हम चोरी कर रहे हैं, अगर हम बेईमानी कर रहे हैं, इस रूप में हमें लोग जान रहे हैं, तो वो शिक्षा कहीं ना कहीं शिक्षा नहीं है। अगर हम IAS बन के उसके बाद अगर करप्शन में पकड़े जा रहे हैं तो वो शिक्षा हमने कभी हासिल ही नहीं करी। शिक्षा वो है जो यज्ञकारी है। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ किस लिए करते हैं? कल्याण के लिए ना। यज्ञ का मतलब क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए यज्ञ करा जाता है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सबका कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे। ठीक, शिक्षा ऐसी हो जो संस्कारकारी हो, जो बच्चों में नैतिक गुणों का विकास कर रही हो, जो संस्कार दे रही हो। एक्चुअल में शिक्षा वही है। ये शिक्षा के माने बदल चुके हैं। ठीक है, तो वो वाली शिक्षा से अब इस तरह के वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा की मांग की जा रही है। 21वीं सदी में जो शिक्षा प्रणाली है उसका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है बच्चों को, बल्कि उसमें ऐसी क्षमताओं का विकास करना है जिसके द्वारा वह आज के युग में होने वाले पूर्वानुमानित और अप्रत्याशित परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सके। आज के युग में हर दिन एक नई चुनौती आती है, हर दिन एक आपको नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो शिक्षा ऐसी हो जो उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपको तैयार कर रही हो और आपको एक कुशल नागरिक बना रही हो और समाज को दिशा देने में सहायक हो। ठीक है, तो इसमें आत्मज्ञान सीखना, विकसित करना,
जीवन कौशल और सामाजिक कौशल, जीवन के अवसरों और जीवन को गुणवत्ता अनुकूलित करने के लिए और भविष्य के रोजगार और आर्थिक भलाई को सक्षम करने के लिए जो है 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ठीक, मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगी। ठीक, थैंक यू मैम। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ पैरा दिए गए हैं, ये थोड़ा यहाँ पर फॉन्ट चेंज हो गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ पैरा है जिनमें कि 21वीं सदी के कौशलों के बारे में बात करी गई है कि 21वीं सदी के कौशल में क्या क्या होना चाहिए और उसका उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ये फॉन्ट चेंज हो गया है, इसको हम और देखेंगे। ठीक है, कभी आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने का मौका मिले तो पैरा 4.4 में 18.6 और 34.4 में आपको 21वीं सदी के कौशलों के बारे में शिक्षा में क्या होना चाहिए ये सब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन जो शिक्षा है वो समय के साथ कई चीजों में बदलाव आए हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, नौकरी हो, काम करने की सेक्टर्स हो, है ना, हर चीज में चेंज आया है। शार्क टैंक कितने लोग देखते हैं? शार्क टैंक देखते हैं ना, वहां पर आपने देखा अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग। क्या क्या स्किल चाहिए, एक ही चीज के 20 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज्यादा कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर में है। आपको अपनी चीज को आगे रखने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है ये आप देखेंगे उसमें, किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, किस तरह से उसके बारे में बात करते हैं, किस तरह से उसकी ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं। आज शिक्षा भी तो ऐसी हो गई है, आपको लगता है कि शिक्षा भी एक ब्रांड बन गया है ना। सरकारी स्कूलों में लगातार शिक्षा बच्चे कम होते जा रहे हैं। अगर आप एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में पैसा नहीं है, बहुत पैसा खर्च करिए, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। कभी हम बच्चों को टारगेट देते जरा आप योजनाओं के बारे में या जो पैसा सरकार खर्च कर रही है उसकी लिस्ट बनाओ, तो कम से कम 50 ऐसी योजनाएं होती है जिसमें कि बच्चों को फ्री कॉपी किताब से लेकर स्कॉलरशिप से लेकर बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं। और प्राइवेट स्कूल में ये कुछ भी नहीं होता और उल्टा फीस होती है। लेकिन क्या कारण है कि बच्चे वहां खींचे चले जाते हैं? वो ब्रांडिंग है, वो सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं। अगर आप उनके अंदर घुस के देखोगे ना, वो ब्रांडिंग करते हैं और वो 21वीं सदी के कौशल की डिमांड है। जब तक आप अपने को ब्रांड के रूप में नहीं करोगे ना, आपको कोई नहीं पहचानेगा, है ना। तो वो इतनी सी चीज को भी इतना बड़ा दिखाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बड़ी कमी होती है कि वो ब्रांडिंग पर काम ही नहीं करते, वो ब्रांडिंग पर काम ही नहीं करते। एनसीईआरटी में एक बार वहां पर सेमिनार हुआ था, तो वहां पर स्कूल ब्रांडिंग की बात कर रहे थे कि आप भी अपने स्कूल को क्या करो, ब्रांड करो, ब्रांडिंग में लाओ स्कूल को, अपने अचीवमेंट्स को दिखाओ। जब तक आप अपने अचीवमेंट्स को नहीं दिखाओगे लोगों को कैसे पता चलेगा है कि उनको आइडेंटिफाई करा जाए। ठीक, बढ़े आगे। अब इन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। जब बोर हो रही हो ना बता देना, ठीक है, तो एक्टिविटी कर लेंगे जब बोर हो रही। ठीक, तो जो सबसे पहला लर्निंग स्किल्स की बात करी है वो लर्निंग स्किल्स आधुनिक कार्य वातावरण में अनुकूलन और सुधार के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में छात्रों को सिखाना। इसमें महत्वपूर्ण जो लर्निंग कौशल है वो है 4 C's। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एक पॉइंट में सर ने बोला कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना। अगर आप आज के बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाओगे तो वो बच्चे फिर वही रह जाएंगे कि रटन तो विद्या वाली बात है ना, जिसमें कि एलईपी के साथ साथ आपने देखा होगा यशपाल कमेटी या अन्य सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल डिनाई कर रही थी कि रट कर सीखना
बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों के साथ। उनको खुद समझने के लिए चीजों को आप टीचर एज ए फैसिलिटेटर है ना, तो अब गुरु वाला वो नहीं रहेगा कि मैं आगे आगे से चलूंगा आप पीछे पीछे से जाओ। अब तो गुरु ये है कि जो साथ साथ चल रहा है और बच्चे को सीधे गाइड कर रहा है। अब आप इसको समझो, वो सिर्फ गाइड करेगा थोड़ा बहुत और बच्चे से खुद कहेगा कि आप इसको अपने स्तर से समझने की कोशिश करो। ऐसा स्किल सिखाना है आपको भी एज ए नागरिक। जब आप बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग की पावर दोगे ना, तो वो बच्चा अपने स्तर से सीखेगा और वो बच्चा गलत चीजों को जस का तस कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, है ना। आज तक जो रूढ़ियां चली आ रही है, वो रूढ़ियों के चले आने के पीछे कारण यही है कि हमारी शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं हमने फॉलो वाली का मतलब ये नहीं कि ये है और जो है विद्रोह करा और 10 गाड़ियां चला दी, है ना। ये कोई बात नहीं है, विद्रोह करने का ये कोई तरीका नहीं है। अभी जैसे मैम ने कितना बढ़िया तरीका, आप देखो एक मैंने उनको केवल पैराग्राफ लिख के दिया था अपना बायोडाटा, तो मैम ने कितनी बढ़िया तरीके से उसको एक कविता के रूप में पिरो के रखा ना अपने सामने। तो वो एक चीज रखने का एक तरीका है ना, वो भी स्किल है। तो अब प्रोटेस्ट कैसे करोगे? आज के बच्चों में धैर्य थोड़ा सा कम है ना। आपको लगता है कि हम छोटी सी चीज पे क्या होता है वायलेंट हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा ऐसा क्यों हुआ, बच्चे घर में कुछ भी ना दे हो तो सीधे माता पिता के प्रति विद्रोह करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचना कि ऐसा क्यों है, किस लिए है, लेकिन नैतिक विचारों के साथ साथ उसको रखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, साथियों का दबाव और मीडिया का प्रभाव भी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हानिकारक हो जाता है। इस पर हम बात करेंगे मीडिया लिटरेसी में कि किस तरह से उस क्रिटिकल थिंकिंग में बाधा बनता है हमारा मीडिया कभी कभी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, किस तरह से आप क्रिटिकल थिंकिंग को आपकी क्लासरूम में बहुत सारी ऐसे आप बच्चों का अवसर दो। जैसे कोई भी टॉपिक पर बात विवाद दे दो बच्चों को। जैसे मैम ने अभी बहुत सारी पर्चियां बनाई थी ना, तो उस पर्ची को पढ़ के आपका दिमाग क्या कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था ना चीजों को, है ना, और अपने विचार आप रख रहे थे भी उसमें, ठीक है। तो वो अवसर आप अपने क्लासरूम इतना भी नहीं आता, है ना। नई पीढ़ी के बच्चे कहते हैं अरे इतना भी नहीं आता, ठीक है। तो वहां पर कहीं ना कहीं लगता है कि जो अनवरत सीखने की वो है ना, आप तभी पीक में बने रहोगे जब आप अनवरत चीजों को सीख रहे होंगे जो कि परिवर्तन हो जाए। इंजीनियर से वो तक फंस गए। आपने देखा होगा कितनी सारी ऐसे न्यूज आती है कि आज उसको डिजिटल अरेस्ट, आपने सुना होगा, डिजिटली अरेस्ट करके करोड़ों की ठगी कर ले रहे हैं, बैठे कर दे रहे हैं। तो वही जो कह रहे थे कि ये चीजें आज के पीढ़ी के बच्चों के लिए आना, आपके तो खैर कोई नई चीज नहीं होगी, आपको सब कुछ चीजें आता होगा, लेकिन हमारी जैसी पीढ़ी को सर्वाइव करने के लिए, आज के युग में जीने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है ही है। यहाँ तक कि पेंशन जो होती है ना, तो पेंशन में भी क्या होता है, ठीक है, आप जब आप गलत हो तो उसे जानना और स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। चतुर्थ दिवस अपनी स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए हमें, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, और उनको स्वीकार करना। हर एक प्रोफेशन में अलग अलग डिमांड होती है। जो एक टीचर की डिमांड है, वो डिमांड को नहीं पहचानते, सबसे बड़ी गलती होती है। क्या आ रही है, उन समस्याओं को हम क्या कर सके, हैंडल कर सके। हमारे भारतीय चिंतन है, उसमें भी आपको इस तरह की चीजें दिखाई देती। वहां पर भी बहुत सारे ऐसे चीजें होती थी जहां पर कि इस क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने का अवसर गुरुकुल में देते थे, है ना, कम्युनिकेशन के भी अवसर। उसको घर में ये या स्कूल में ये स्किल नहीं सिखाया गया कि कई तरह के तनाव आएंगे, अब उनसे कैसे आप पार पाओगे। ये तो मानव जीवन है ना, हजार तनाव लगे रहेंगे, है ना, लेकिन आपके अंदर इतना स्किल होना चाहिए कि उन तनाव से कैसे निपटे, किस तरह से सही निर्णय लें।
इसके अलावा भावनाओं की समझ, दूसरों की भावनाओं को समझना सबसे विद्यार्थियों को केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि उसमें ऐसी अभिक्षमताओं को विकसित करना है जिनके द्वारा वह आज के युग में होने वाले पूर्वानुमानित या अप्रत्याशित परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सके, एक कुशल नागरिक बन सके और अपने समाज को एक सही दिशा दे सके। तो एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले तो 21st सेंचुरी स्किल किसमें होने चाहिए? हमें खुद में, और उसके बाद स्पोर्ट्स सीट के बारे में बताया और लाइफ स्किल्स के बारे में बताया और आपने मुझसे WHO के द्वारा जो 10 लाइफ स्किल्स के बारे में बताया उनके बारे में आपने सुना मैम से। मैम हमारे संस्थान में हमेशा आगे रहती है, एंटी हर सीखने की कोशिश करेंगे और अपने मैम जी ने जो है किसी शुरुआती के कौशल पर अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए, तो बहुत नॉलेजेबल उन्होंने हमें ज्ञान दिया। तो इनसे और इसके बाद मैं मंच पर इसी के साथ इस वीडियो को इतना ही। धन्यवाद। Dr. Neelam will provide our magazine, departmental magazine tonight. Thank heartfully Dr. Neelam ma'am for being with us. इसी के साथ मैं अपनी डीन और विभागाध्यक्षा प्रोफेसर रिजवाना मैम को धन्यवाद देती हूँ कि वे उन्हीं की गाइडेंस और लीडरशिप में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो धन्यवाद आपका मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू आवर फैकल्टी मेंबर्स, मेरे कलीग्स जितने भी हैं, तो सब रोज लगे हैं प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि इन सर्विस ट्रेनिंग में आप टाइम पे आओ। इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब समझते हो? जब आप टीचर बन जाओगे ना, तो टीचर बन जाओगे उसका डीएलएड में ट्रेनिंग होती है, तो टीचर बनने के बाद इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, तो इसमें आऊँगा ही। थैंक यू मैम। सभी को नमस्कार, जय माता दी। हमने देखा कि उस टाइम पे हमारे जो SSG कैंपस के कुलपति सर हैं वो आए थे, उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया, उनसे हमने कुछ सीखा, उन्होंने टीचर्स की क्या क्वालिटीज़ होती है, एज ए सोसाइटी में कैसे वो करता है वर्क। तो कार्यशाला के 3 दिन ऐसी सेकेंड डे नशा उन्मूलन, साइबर क्राइम और डिजिटल अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती। उसमें SSP सर आए थे और फिर थर्ड डे हमने वृक्ष पुरुष जो मिस्टर किशन सिंह मल्लड़ा जी आए थे, उनसे सीखा, उन्होंने अपने बारे में बताया। और ऐसी आज 4th डे डाइट की जो मैम आई थी डॉक्टर दीपा जलाल मैम, उन्होंने किस टाइप से 21st सेंचुरी में लाइफ स्टाइल होगी, एजुकेशन, AI, इन सब के बारे में हमें बताया। तो कहीं ना कहीं और जितने भी कंपटीशन इस बीच में हुए उन सब के बारे में हमने कुछ ना कुछ सीखा और कहीं ना कहीं हम सबकी पर्सनैलिटी उससे इन्हेंस हुई। और मेरा मानना है कि हम सबके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ विकास हुआ होगा, हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है उससे। सो थैंक यू सो मच। 21st सेंचुरी स्किल्स भी उनके बारे में जो हम बात तो हमारे B.Ed थर्ड सेम और IMT है के सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए इन 3 दिनों का। और हमारी पूरी क्लास B.Ed थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर को भी मिला। थैंक यू। वाइस चांसलर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टर as well. They told us about a lot of things, how a teacher should perform his or her duties and how they are well respected in other countries, and they should also be respected the same in our country as well.